दूसरी बात यह है कि अगर आपका लोन फिक्स रेट पर है तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। फ्लोटिंग रेट लोन वाले ही इस राहत का लाभ उठा पाएंगे, और वो भी तब जब उनका रीसेट पीरियड आएगा, जो कि आमतौर पर 3 से 6 महीने का होता है। अब आप अपने लोन का कैरेक्टर देख लीजिए कि वो क्या है। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का एक अनुमान यह भी है कि साल 2025 के आखिर तक रेपो रेट 5.75% तक जा सकता है। इससे ईएमआई में और कमी भी आ सकती है, और ऐसे में इस रेपो रेट कटौती को आप एक सुनहरा मौका भी मान सकते हैं। होम लोन लेने वालों के लिए घर का सपना सस्ता होगा, ऑटो लोन वालों की नई गाड़ी की सवारी उन्हें आसान लगेगी। लेकिन ये राहत कितनी और कब तक मिलेगी, ये बैंकों के हाथ में है। तो आप अपने बैंक से बात करें, रीसेट डेट को चेक करें और इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि तकनीक और नीतियां बदल रही हैं, लेकिन मेहनत का पैसा बचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो बैंकों को पैसा सस्ता मिलने की वजह से बैंकों को इस सस्ते पैसे को आगे अपने ग्राहकों को पास ऑन करना चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि अलग अलग बैंक अलग अलग समय पे इसको पास ऑन करते हैं, एकदम नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि ये प्रतिस्पर्धा पे यानी कंपटीशन पे डिपेंड करता है। एक आध सरकारी बैंक जब कर देते हैं और उनके यहाँ जब लोन सस्ते मिलने शुरू हो जाते हैं तो बाकी बैंक उसके पीछे पीछे कर देते हैं। कोई ऐसा समय निश्चित नहीं किया जाता आरबीआई द्वारा कि इतने समय में बैंकों को ये करना ही करना है। कुल मिला के धीरे धीरे ये लोन की दर ग्राहकों के लिए सस्ती होती दिखेगी। अब आप देखिए, एक तरफ जहां पर भारत है जो रेपो रेट कम कर रहा है ताकि उसके लोगों को राहत मिल सके, दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश है जो टैरिफ के खेल में अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि साल 2025 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 1.5% से घटकर 1.3% तक रह सकती है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि यह ग्रोथ रेट 0.3% तक सिकुड़ सकती है, क्योंकि टैरिफ से आयात महंगा हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैक्सिको से आने वाले एवोकाडो और टमाटर की कीमतें बढ़ सकती हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इससे महंगाई 3 से 4% तक बढ़ सकती है, यानी कि अमेरिकी नागरिकों की थाली से सस्ता खाना गायब हो सकता है और जेब पर बोझ पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप भारत की तस्वीर देखिए। यहाँ पर रेपो रेट में कटौती की जा रही है और अब रेपो रेट से 6% हो चुका है। और आरबीआई का यह फैसला सिर्फ राहत नहीं बल्कि ग्रोथ का इंजन है। अब लोन सस्ता होगा, लोग घर भी खरीदेंगे, गाड़ी भी लेंगे और बिजनेस भी शुरू करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, यानी कि डिमांड बढ़ेगी और भारत की ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी। जहां पर अमेरिका टैरिफ से मंदी की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत सस्ते लोन से मजबूती की ओर बढ़ रहा है। वहीं सस्ता लोन तो सिर्फ एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में कई ऐसे कदम उठाए जिनसे लोगों की बचत बढ़ी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनधन योजना की। साल 2014 में शुरू हुई इस योजना से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले और आज उनके पास बचत का एक जरिया, एक माध्यम है। अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। गरीब की जेब में पैसा आया और वो सेव भी हो रहा है। दूसरा है मुद्रा योजना। छोटे कारोबारियों को सस्ता लोन दिया। 40 करोड़ से ज्यादा लोन बांटे गए हैं, जिनकी कुल रकम 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इससे लोग नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वाले बन गए हैं और उनकी इनकम भी बढ़ी है। तीसरा है डिजिटल इंडिया। मसलन यूपीआई से ट्रांजैक्शन मुफ्त हुआ। पहले क्या होता था कि लोग बैंक में लाइन में लगते थे, अब घर बैठे हुए पैसे भेज देते हैं। इससे समय और पैसा दोनों बचता है। साल 2024 और 25 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा 13,000 करोड़ को पार कर चुका है। नेक्स्ट मूव था 7वां वेतन आयोग और डीए की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% होने की तैयारी है। जनवरी 2025 से लागू होने पर 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में हर महीने एक्स्ट्रा पैसा आएगा। फिर पीएम आवास योजना।
सस्ते घर के लिए सब्सिडी दी गई, 4 करोड़ से ज्यादा घर बने, इससे लोगों का किराया बचा और वो पैसा निवेश में लगा है। ये सारे के सारे स्टेप्स बताते हैं कि मोदी सरकार सिर्फ राहत नहीं दे रही है, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। जहां पर अमेरिका में टैरिफ से जेब ढीली हो रही है, तो भारत में सस्ता लोन और इन योजनाओं से जेब भर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की ग्रोथ 7 से 8% पर बनी रहेगी, क्योंकि घरेलू मांग और निवेश मजबूत है। मोदी का फोकस साफ है, लोगों को सस्ता लोन देकर राहत दो, उनकी बचत बढ़ाओ और अर्थव्यवस्था को रफ्तार दो। ट्रंप का फोकस अमेरिका फर्स्ट पर है, लेकिन ये नीति अमेरिकी नागरिकों की जेब पर भारी पड़ रही है। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ का तूफान जो महंगाई की आंधी लेकर आ रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी का सस्ता लोन और बचत का मॉडल है जो लोगों को मजबूती दे रहा है। अमेरिका में जहां पर थाली से सस्ता खाना गायब हो रहा है, तो भारत में जेब में पैसा बच रहा है। और ये अंतर नीतियों का है, ये अंतर सोच का है। और इस अंतर को आप पुरानी सरकारों के दौर से भी समझ सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दौर साल 2004 से 2014 तक रहा। वो एक मंझे हुए अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1991 में भारत को आर्थिक संकट से उबारा। लेकिन उनकी सरकार का दूसरा कार्यकाल पॉलिसी पैरालिसिस और घोटालों की भेंट चढ़ गया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 2014 से सत्ता में हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और सुधारों का रास्ता चुना। इन दोनों के टाइम फ्रेम्स की अगर आप तुलना करेंगे, तो सबसे पहले आप जीडीपी देखिए, जहां पर मनमोहन सिंह के 10 साल में औसतन ग्रोथ 6.8% रही, जिसमें यूपीए 1 का दौर अच्छा था, तब ग्रोथ 8.4% की थी। लेकिन यूपीए 2 में ये 5.5% तक सिमट गई। वजह 2G घोटाला, कोलगेट और वैश्विक मंदी, जिसने अर्थव्यवस्था का ये हाल कर दिया। वहीं साल 2014 से 2024 तक औसत जीडीपी ग्रोथ 6.9% की रही। इसमें 2020 से 21 का कोविड साल भी शामिल है, जब अर्थव्यवस्था 7.3% तक जा गिरी थी। अब अगर इसे आप हटा देंगे, तो साल 2014 से 19 और 2021 से 24 में ग्रोथ 7.2% के आसपास रही। यानी कि मोदी ने न सिर्फ मनमोहन के औसत को पीछे छोड़ा, बल्कि वैश्विक संकट के बावजूद एक स्थिरता दी। आईएमएफ की साल 2024 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत 6.5% ग्रोथ के साथ दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन 4.6% पर ठहर गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का आर्थिक स्वास्थ्य काफी अच्छा है।